नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के 24 से 29 मार्च की समसामयिक संग्रहित घटनाओं के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में कल के बचे हुए सेगमेंट्स को कवर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला सेगमेंट, जो है भारत और विश्व भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। इसमें पहला न्यूज़ जो है वो है ब्लैक कार्बन उत्सर्जन के स्रोत। इसको हम इमेज से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो मुख्य स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहले स्थान पर है रेसिडेंशियल एनर्जी, यानी घरों में जो हम ऊर्जा के स्रोत प्रयोग में लाते हैं उससे निकलने वाले कार्बन जो है वो पहले स्थान पर आते हैं। अगर द्वितीय स्थान का बात करें तो वनाग्नि, अर्थात वन में लगे जो आग लग जाते हैं उनसे उत्पन्न कार्बन द्वितीय स्थान पर आते हैं। तीसरे स्थान की अगर बात करें तो परिवहन, यानी कि जो हमारे परिवहन के साधन हैं उनसे उत्पन्न कार्बन तीसरे स्थान पर आते हैं। इसी प्रकार चौथे स्थान पर है उद्योग धंधे, उसके बाद ऊर्जा और लास्ट में है अपशिष्ट। तो ये हम ध्यान में रखेंगे, ये सभी क्या है, ब्लैक कार्बन उत्सर्जन के स्रोत। अगला न्यूज़ है कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा जिसको कहते हैं हम, ने सिक्किम से सोलोमन द्वीप तक जीआई टैग वाले डेले मिर्च की पहली खेप का सफलतापूर्वक निर्यात किया है। तो ध्यान देंगे, ये जीआई टैग्ड डेले मिर्च का संबंध कहाँ से है, तो ये है सिक्किम से। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये कुछ टोमेटो शेप्ड डेले मिर्च है, जिसको कहाँ से कहाँ तक निर्यात किया गया है, तो ये सोलोमन द्वीप तक सिक्किम से। अगला न्यूज़ है पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। ये न्यूज़ में क्यों है, तो ये भारत का ऐसा पहला चिड़ियाघर बन गया है जो विशेष रूप से बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्य जीवों के डीएनए के नमूनों को संरक्षित करेगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि ये प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं तो उनके भविष्य में संरक्षण प्रयासों को फिर से मदद मिल सके। अच्छा, ये स्थित कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है और यह भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्राणी उद्यान है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। म्यांमार में जो भी हाल फिलहाल में भूकंप आया था, तो उसके बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता भेजी थी। तो थोड़ा उसके बारे में देखेंगे हम लोग कि इसका अधिकेंद्र कहाँ था, तो ये मांडले में था। और भूकंप आने का कारण क्या था, तो जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यानी भारतीय और यूरेशियन, उन दोनों के टकराने के कारण ये भूकंप आया था। और जहाँ तक ऑपरेशन ब्रह्मा का बात करें तो इसके तहत कुल 4 नौसैनिक जहाज भेजे गए थे, जिसमें सबसे पहले INS सतपुड़ा, INS सावित्री जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड से थे, उसके बाद INS करमुक और LCU-52 फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो ये 4 जो नौसैनिक जहाज भेजे गए थे, इनका हम नाम याद रखेंगे क्योंकि इससे संबंधित सवाल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगला न्यूज़ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में स्थित किलोवेया या किलाउआ, ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसे किलोवेया भी कहते हैं, कुछ लोग इसे किलाउआ भी कहते हैं, ज्वालामुखी एक बार फिर से सक्रिय हुआ है, जो कि कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में स्थित है। और ये इसका अवस्थिति कहाँ है, तो ये हवाई राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और मौना लोआ के नज़दीक है। और मौना लोआ भी क्या है, तो मौना लोआ के बारे में भी पढ़ेंगे कि मौना लोआ पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अब जहाँ तक भारत में ज्वालामुखी की बात करें तो थोड़ा सा देख लेंगे। बैरन द्वीप जो अंडमान द्वीप समूह में आता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा जो सभी ज्वालामुखी हैं, जैसे नारकोंडम जो कि अंडमान द्वीप समूह में है, बारातांग जो अंडमान द्वीप समूह में है, डेक्कन ट्रैप्स जो महाराष्ट्र में है, धिनोधर हिल्स जो गुजरात में है और धोसी हिल जो हरियाणा में है। तो बैरन द्वीप के अतिरिक्त ये जितने भी ज्वालामुखी हैं ये अभी सब सुसुप्तावस्था में है, यानी कि अभी ये सक्रिय नहीं है। अगले न्यूज़ की तरफ आते हैं, जो है ओक्सोकुल ग्लेशियर जो कि आइसलैंड में स्थित है, या कह सकते हैं स्थित था, इसका अस्तित्व अब समाप्त हो गया है।
और यह पहला ग्लेशियर है विश्व का जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक रूप से पूर्णतया विलुप्त घोषित किया गया है। अच्छा, यहाँ मैंने संदर्भ के लिए इमेज डाल दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले इमेज में जिसका डेटिंग किया गया है 7 सितंबर 1986, तो उसमें आप ग्लेशियर का जो स्थिति देख सकते हैं, जो कंडीशन देख सकते हैं। उसके नीचे वाले इमेज में सेम उसी जगह पर उसी ग्लेशियर को अगर आप देखें तो पाएंगे कि ये ग्लेशियर विलुप्त हो गया है। और ये इसका डेट क्या है, तो ये 1 अगस्त 2019 को है, यानी कि लगभग 4 से भी कम दशकों में ये ग्लेशियर जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त हो गया है। तो ये न्यूज़ भी हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके साथ और भी ग्लेशियर्स हैं वैश्विक स्तर पे जो या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। ये आइसलैंड की राजधानी रेक्साविक के उत्तर पश्चिम में ओक शिल्ड ज्वालामुखी के क्रेटर के चारों ओर मौजूद था। कुछ अन्य ग्लेशियर भी हैं जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, जैसे एंडरसन ग्लेशियर, क्लार्क ग्लेशियर और ग्लीसन ग्लेशियर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बाउमन ग्लेशियर जो न्यूजीलैंड में है, कोल्डेरान ग्लेशियर इटली, मार्शल सूर ग्लेशियर अर्जेंटीना, पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला, पिजोल ग्लेशियर स्विट्जरलैंड, सारन ग्लेशियर फ्रांस और श्रीफर्नर ग्लेशियर जर्मनी। तो ये कुछ ग्लेशियर हैं जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो इनका भी हम नाम याद रखेंगे। अब अगले पॉइंट की अगर बढ़ें तो ग्लेशियर आम तौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान हिमांक बिंदु बोले तो वह तापमान जिस पर कोई तरल ठोस में बदल जाता है। तो उन क्षेत्रों में ग्लेशियर पाए जाते हैं जहां पर औसत वार्षिक तापमान जो होता है वो हिमांक बिंदु के करीब होता है और शीत ऋतु में वर्षण से अत्यधिक मात्रा में बर्फ गिरती है। तो ये बिंदु भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और जल भंडार की अगर बात करें तो ग्लेशियरों में पृथ्वी के लगभग 3/4 ताजे जल का भंडारण मौजूद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये ताजे जल के सबसे बड़े भंडार हैं। अगला न्यूज़ है कि चीन के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वार्षिक कोयला उत्पादन में, ध्यान रखेंगे, वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। और भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 260 मिलियन टन कोयले का आयात किया था। ये नंबर भी हम ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक एफडीआई की बात करें तो कोयला खनन में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। अगला न्यूज़ है कि पिछले 4 वर्षों में भारत का तंबाकू निर्यात 2 गुना हो गया है। तो भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, ध्यान रखेंगे, चीन के बाद विश्व में भारत जो है तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक ब्राज़ील के बाद। इस दोनों ही पक्ष को हम ध्यान में रखेंगे। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक ब्राज़ील के बाद। प्रमुख उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो ये राज्यवार भी हम ध्यान में रखेंगे। अब रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो सबसे उपयुक्त होती है। कुछ इसके अपवाद है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र जहां गहरी काली मृदा में भी तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तो इस अपवाद को भी हम ध्यान में रखेंगे। साथ ही जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है जो कि रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी होती है वो भी हम ध्यान में रखेंगे। तो इस दोनों ही पहलू को हम ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि शोधकर्ताओं ने ताजे जल की नई शैवाल, ध्यान रखिएगा, ये शैवाल की नई प्रजाति अभी पता चली है। वो क्या है कि ताजे जल की नई शैवाल प्रजाति जो कि सीथिया मलायेंसिस है उसकी खोज की गई है। और ये कहाँ से खोज की गई है, तो ये केरल के पश्चिमी घाट में स्थित रोजमला में खोजी गई है। अब थोड़ा शैवाल के बारे में देख लेते हैं। तो शैवाल क्या है, पादप प्रजातियों का एक समूह है और ये प्रजातियाँ जलीय और आर्द्र पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है। और ये शैवाल यानी एल्गी जिसे हम बोलते हैं, ये ऑक्सीजन के अच्छे स्रोत होते हैं और जलीय खाद्य श्रृंखला का आधार है। यानी कि बहुत सारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनके आहार श्रृंखला का ये अभिन्न हिस्सा है। अगर अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ें जो है हाल में ही मलमपुजा डैम, ये नाम हम ध्यान में रखेंगे, मलमपुजा डैम जो केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है में एक मेगालिथिक साइट खोजा गया है। क्या खोजा गया है, तो एक मेगालिथिक साइट है। मेगालिथिक को थोड़ा सा हम समझेंगे कि मेगालिथ आखिर होते क्या है, जिसे हम
हिंदी में महापाषाण भी कहते हैं। हम लोगों ने इतिहास में महापाषाण काल के बारे में पढ़ा है। तो ये बड़े प्रागैतिहासिक पत्थर हैं जिनका उपयोग या तो एकल या अन्य पत्थरों के साथ मिलाकर, ये कभी कभी इनका इस्तेमाल एकल तौर पर भी यानी अकेले भी किया जाता है, या पत्थरों के साथ मिलाकर कोई बड़ा संरचना या स्मारक बनाने के लिए भी किया जाता था। अब ये स्मारक किस उद्देश्य से बनाए जाते थे, ये बड़ी संरचनाएं जो होती थी किस उद्देश्य से बनाई जाती थी, तो इनका उपयोग शवों को समाधि किए जाने वाले स्थलों या स्मारक स्थलों के रूप में किया जाता था। तो इस तरह का एक मेगालिथिक साइट यानी लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर खोजा गया है। अब भारत में पुरातत्वविदों ने अधिकांश महापाषाण जो खोजा है उनका डेट क्या है, तो उनका जो डेट है वो ईसा पूर्व 1500 से लेके 500 तक, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक उसका डेट है। लेकिन कुछ इसमें मेगालिथ्स ऐसे हैं, जो महापाषाण ऐसे हैं, वो 2000 ईसा पूर्व तक के भी पाए गए हैं। अब जहाँ तक भारतीय उपमहाद्वीप में इनके विस्तार का बात किया जाए, तो अधिकांश महापाषाण स्थल प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ का क्षेत्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना राज्य। तो अधिकांश इन्हीं जगहों पर ये संकेंद्रित है, अधिकांश इन्हीं जगहों पर ये पाए गए हैं। तो इसे भी हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आना सागर के वेटलैंड क्षेत्र में स्थित 7 वंडर्स पार्क से प्रतिकृति यानी रेप्लिका जो है संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया है। ये न्यूज़ इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये जो शीर्षस्थ न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा राजस्थान सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि जो आना सागर वेटलैंड है उसमें जो 7 वंडर्स पार्क की प्रतिकृति से संबंधित संरचना है उनको हटा दिया जाए। अब आना सागर के बारे में अगर पढ़ें तो ये राजस्थान के अजमेर में है, मानव निर्मित झील है, लूनी नदी पर बांध बनाकर इसे बनाया गया है और इस लेक को अर्नव राजा चौहान के द्वारा बनाया गया था। इस तरह आज का एक और सेगमेंट हमारा ख़त्म हुआ। अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें, जो है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम यानी कि पॉलिटी से संबंधित है। तो इसमें पहला न्यूज़ है कि चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि वोटर कार्ड को आधार के जरिए लिंक किया जाए। आपने भी ये न्यूज़ पढ़ा होगा, हाल फिलहाल में ये काफ़ी चर्चा में रहा था। और इसका कारण क्या था, तो इससे संबंधित मैंने एक संदर्भ डाल दिया है कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने का आरोप लगाया था। और बेसिकली ये जो वोटर्स थे उनमें बहुत सारे घुसपैठिए थे जिनको कि फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला किया गया है कि जो हमारे वोटर कार्ड हैं उनको आधार कार्ड के जरिए लिंक किया जाएगा, ताकि जो ऑथेंटिकेट वोटर्स हैं उन्हीं को सिर्फ भारतीय चुनाव में सहभागिता का इजाज़त दिया जा सके, या सिर्फ वही चुनाव में सहभागी बन सके, अपना मतदान दे सकें। तो इसमें पहला बिंदु है कि वोटर कार्ड का जो इपिक नंबर होता है उसको आधार से कनेक्ट किया जाएगा। अब इससे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है कि अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के ही नागरिक को दिया जा सकता है। और चुनाव आयोग के अनुसार ईपीआईसी यानी इपिक को आधार से जोड़ने का काम जो है वो संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार होगा। तो इन संवैधानिक प्रावधानों को भी हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे संबंधित सवाल बन सकते हैं और इससे संबंधित सवाल पूछे भी जा सकते हैं। अगला न्यूज़ है कि द ऑरोविलो फाउंडेशन वर्सेस नौरोज कश्यप मोदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण जो कीवर्ड्स हैं हमारे लिए कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया। और इससे संबंधित जो मामला है वो क्या है, द ऑरोविलो फाउंडेशन वर्सेस नौरोज कश्यप मोदी। तो ये ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके संवैधानिक पक्ष को अगर देखें तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है उस संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
और जब विकास का अधिकार का बात किया जाए तो इसमें औद्योगिकरण शामिल है, जिसे अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत संरक्षित किया गया है। यानी दोनों ही पक्ष को संविधान में संरक्षित किया गया है, तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज है कि कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस जोय माल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इस प्रकार अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 न्यायाधीश हो गए हैं और अधिकतम क्षमता कितनी है तो 34 है। और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कौन है, संजीव खन्ना है, जो कि 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये ऊपर वाला नाम याद रखना है, ये हाल फिलहाल में जस्टिस जोय माल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इस प्रकार एक और सेगमेंट हमारा समाप्त हुआ। अगला सेगमेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। अच्छा, इसमें एमएसएमई के वर्गीकरण की जो है नई श्रेणी निर्धारित की गई है। तो इस नई श्रेणी को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो पहला श्रेणी है वो सूक्ष्म उद्यम के लिए है, जो कि पहले 1 करोड़ रुपए था। यहाँ निवेश मानदंड और वार्षिक टर्नओवर दोनों का बात किया गया है। सूक्ष्म उद्यम के लिए जो पहले 1 करोड़ रुपए था उसको बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और वार्षिक टर्नओवर की अगर बात किया जाए तो जो पहले 5 करोड़ रुपए था वो अब 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। लघु उद्यम का बात करें, जो कि पहले 10 करोड़ रुपए तक था निवेश मानदंड, वो बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। और जो वार्षिक टर्नओवर मानदंड था, जो पहले 50 करोड़ रुपए तक था, उसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। मध्यम उद्यम की बात करते हैं तो उसमें निवेश मानदंड जो कि पहले 50 करोड़ रुपए तक था उसको 125 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है, और जो वार्षिक टर्नओवर मानदंड था जो पहले 250 करोड़ रुपए तक था उसको बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। अगला न्यूज है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में 7571 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। तो ये नंबर हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और ये किससे संबंधित न्यूज़ है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है। तो थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है। तो इसकी उत्पत्ति यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है 1975 में नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। और सिफारिशों के आधार पर जो पहला क्षेत्रीय बैंक जो था वो कौन सा था, प्रथमा बैंक, जो 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। यानी प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो था वो उत्तर प्रदेश में खोला गया था। आरआरबी क्या है, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, तो एक वित्तीय संस्थान है जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं। अब जहाँ तक इसके स्वामित्व का बात करें तो इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% है, राज्य सरकार की 15%, और जो प्रायोजक बैंक होते हैं उनकी हिस्सेदारी इनमें 35% होता है। तो ये डेटा भी हम ध्यान में रखेंगे। अब आरआरबी जो बैंक्स हैं उनके विनियमन का बात अगर करें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये विनियमित होते हैं, यानी जो इसके संचालन संबंधी जो नियम होते हैं वो आरबीआई द्वारा बनाए जाते हैं। और जो नाबार्ड है जो कि एक संस्था है, जो एक किस्म का बैंक ही है, जो ग्रामीण भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो नाबार्ड के द्वारा आरआरबी को वो पर्यवेक्षित यानी निगरानी प्रदान किया जाता है। तो ये दोनों बिंदु भी हम ध्यान में रखेंगे। अगला इसमें बिंदु है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक के बीच आरबीआई द्वारा गठित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में 45,000 करोड़ से अधिक मूल्य की अदावाकृत जमा राशि जो है वो हस्तांतरित की गई है। अब इस न्यूज़ के अगर हम लोग हेडलाइन को थोड़ा सा समझना चाहें तो इसके नीचे के बिंदुओं में हम समझेंगे कि आखिर अदावाकृत जमा राशि क्या होती है, तब बेहतर तरीके से हम इसके हेडलाइन को समझ पाएंगे। तो अदावाकृत जमा राशि जो होती है वो बचत और चालू खातों में शेष राशि जो 10 वर्षों तक निष्क्रिय रहती है, यानी जो राशि किसी अकाउंट होल्डर के अकाउंट में 10 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी हुई है, उसका किसी भी तरह से कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, या कोई ऐसा अमाउंट है जो किसी एक
जैसे एक सर्टेन अमाउंट का आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया है बैंक की किसी स्कीम के अंदर, और परिपक्वता तिथि से 10 वर्षों के भीतर भी आप उस राशि को अगर दावा नहीं कर रहे हैं, यानी को अनक्लेम्ड अमाउंट है, तो उन अनक्लेम्ड अमाउंट को, यानी अदावाकृत जमा राशि को किसमें वर्गीकृत कर दिया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये अदावाकृत जमा राशि जो कि 45,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की थी, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा थी, उसे आरबीआई ने कहाँ किस कोष में जमा कर दिया है? तो जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में। अब आरबीआई ने इस कोष की स्थापना कब की है? तो इस कोष की स्थापना 2014 में किया गया है। अब इसमें जो धन वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है, उसको जमाकर्ताओं को उनके धन को वापस पाने का अवसर भी दिया जाता है, भले ही वह जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में हस्तांतरित हो गया है। आरबीआई ने दावा रहित जमा राशियों की पहचान करने और उन्हें वापस लौटाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? उद्गम पोर्टल है। यानी कि इस पोर्टल के जरिए भी आप आवेदन कर सकते हैं अपने अनक्लेम्ड अमाउंट को आप फिर से क्लेम कर सकते हैं। अब इससे संबंधित मैंने एक इमेज यहाँ पे अटैच कर दिया है, जो है कि बैंक में जमा आपकी राशि, आपकी रकम कब और कैसे अनक्लेम्ड हो जाती है। तो थोड़ा सा ठहर कर, थोड़ा सा रुक कर हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे। तो जिस डिपॉजिट्स में 10 साल या इससे ज़्यादा समय तक लेन देन नहीं हुआ हो, वो रकम अनक्लेम्ड कहलाती है। अगला बिंदु इसमें है कि जिन बचत या चालू खातों को अरसे से नहीं चलाया जाता है और बंद नहीं किया जाता है, वो भी अनक्लेम्ड में आती है। एफडी यानी कि जैसे मैंने ऊपर बताया था, कोई फिक्स डिपॉजिट हो किस बैंक के एक स्कीम के तहत, आरडी या अन्य बचत और निवेश खातों के मैच्योर होने के बावजूद, यानी परिपक्व हो जाने के बावजूद निश्चित अवधि तक अगर कोई दावा न किया जाए, तो वो भी अनक्लेम्ड राशि कही जाएगी। ऐसे खाताधारक जिनकी मौत हो चुकी है लेकिन उन्होंने अपने किसी नॉमिनी का नाम नहीं दिया था, जो कि बाद में उनके अमाउंट को क्लेम कर सके, तो वो भी अनक्लेम्ड अमाउंट मानी जाएगी। कोई खाताधारक जिसका कोई कानूनी वारिस नहीं है, ऐसे अकाउंट्स में डिपॉजिट भी अनक्लेम्ड माना जाता है। तो ये सभी बिंदु हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 25 के बीच, ये हम लोग जो ईयर है हम ध्यान में रखेंगे कि 2015 से 25 के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 105% की वृद्धि के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत जो है पहले स्थान पर रहा है। यानी कि पिछले 10 वर्षों में, यानी 15 से 25 में, दुनिया में सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जिसकी जीडीपी में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर देखी गई है, जो कि कितना है? 105%। उस वृद्धि दर के साथ भारत जो है पहले स्थान पे रहा है। 2015 में भारत की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2025 में बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इस अवधि में भारत ने चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। अच्छा, इसमें एक बिंदु जो है ध्यान में रखना है कि जब, जैसा कि नीचे के आप इमेज में भी देखेंगे कि इस लिस्ट में अगर आप पाएंगे तो सभी देशों ने ग्रोथ किया है एक्सेप्ट कि जापान का इस दशक में जो वृद्धि दर रहा है वो 0% रहा है। यानी कि एक महत्वपूर्ण न्यूज़ बन सकता है हमारे लिए, जिसको हमें ध्यान में रखना है। अगला न्यूज है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था में बीते 10 वर्षों में 16 गुना का इजाफा हुआ है, और यह 2024 में बढ़कर 165.7 अरब डॉलर की हो गई है, जो कि 2014 में 10 अरब डॉलर थी। तो ये न्यूज भी काफ़ी चर्चित है और इसे हमें ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा ये समझेंगे कि आखिर जैव अर्थव्यवस्था क्या है। तो जैव अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जैविक संसाधनों, जैसे पौधे हो गए, पशु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, और प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं के औद्योगिक उपयोग से है। तो थोड़ा जैव अर्थव्यवस्था को हम कुछ उदाहरण से समझेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम इथेनॉल का उत्पादन करते हैं, तो हम इथेनॉल का उत्पादन कैसे करते हैं? ब्रोकन राइस, जो टूटे हुए चावल के दाने होते हैं, या जो मक्का के दाने होते हैं, या
गन्ने जो होते हैं इनका इस्तेमाल करके इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। और इस इथेनॉल का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए, पेट्रोल में मिलाकर पेट्रोल, ताकि जो पेट्रोल पे हमारा इम्पोर्ट का बिल है वो कम हो सके। तो इसमें इथेनॉल जो क्या है वो जैविक संसाधनों से प्राप्त किया जाने वाला एक उत्पाद है। उसी तरह से जैसे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनका जो रॉ मटेरियल होता है वो पौधों से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्लास्टिक के जो प्लास्टिक है उनके ऑल्टरनेटिव के रूप में बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल बैग्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, तो भी किससे होते हैं, तो भी प्लांट से ही सोर्स किए जाते हैं। तो ये जैविक संसाधन है, इसलिए इन्हें हम जैव अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इनका गणना करते हैं। और ये क्या है, तो 2014 में $10 अरब का ये मार्केट था भारत में, जो बढ़ के 165.7 अरब डॉलर का हो गया है। अच्छा, इसका लक्ष्य जो था 2025 तक $150 बिलियन हासिल करना था, लेकिन हमने 2025 में, लेकिन वो लक्ष्य हमने 2024 में ही हासिल कर लिया है। अब जैव अर्थव्यवस्था का जीडीपी में कितना योगदान है आज के समय में, तो ये 4.25% का योगदान है। अगर इसको कुछ समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपये का जीडीपी है तो उसमें 4.25 रुपये का योगदान जो है वो जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्रक देती है। 5 राज्य जो कि इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं अमंग ऑल स्टेट्स, तो कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जिन्होंने कि 2/3 से अधिक जैव अर्थव्यवस्था मूल्य उत्पन्न किया है। इस तरह से हमारा ये सेगमेंट भी समाप्त होता है। अगला सेगमेंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। इसमें है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्वयान पहल के तहत निडर लॉन्च किया है। तो निडर क्या है, एक पहल है जिसको किसके अंतर्गत, तो स्वयान पहल के तहत लॉन्च किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि भारत के छात्र और अनुसंधान समुदायों को ड्रोन विकसित करने के लिए प्रेरित करना। तो ये दोनों हम ध्यान में रखेंगे, स्वयान पहल और निडर। और निडर का यहाँ फुल फॉर्म भी दिया हुआ है कि नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। अब अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है नासा के अंतरिक्ष यात्री 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस पृथ्वी पर लौटे। आपने ये न्यूज़ अभी हाल फिलहाल में पढ़ा होगा, जो काफ़ी चर्चा में था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि ये अंतरिक्ष यात्री, जिसमें सुनीता विलियम्स शामिल थी, बोइंग के CST-100 स्टारलाइनर पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे प्रयोग के सिलसिले में। तो ये हम नाम रखेंगे, नाम जो है ध्यान में रखेंगे। वो अंतरिक्ष यात्री किस पर सवार होकर गए थे, तो बोइंग के CST-100 स्टारलाइनर पर सवार होकर ISS गए थे। अब वापसी इसलिए मुश्किल हो गया था कि जो हीलियम गैस रिसाव और दोषपूर्ण थ्रस्टर के कारण स्टारलाइनर जो था अंतरिक्ष यात्रियों के लिए असुरक्षित हो गया था, जिसके कारण वे लोग अंतरिक्ष में ही फंसे रह गए। अब वो जो उस स्टारलाइनर में सवार होकर गए थे वो क्रू 9 था, जिसमें सुनीता विलियम्स भी शामिल थी। और मिशन कितने दिनों का था, 8 दिनों का था। अब जब चूंकि ये फंस गए थे तो इन्हें वापस लाने के लिए भी एक मिशन जो है भेजा गया, जो कि क्रू 10 के नाम से था, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो स्पेस एक्स और नासा के संयुक्त प्रयास से लॉन्च किया गया था। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया, तो इसका लॉन्चिंग वेन्यू जो था वो फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फैल्कन 9 रॉकेट की सहायता से। और जो स्पेस क्राफ्ट था वो क्या था, ड्रैगन नाम का स्पेस क्राफ्ट था। तो ये नाम जो है, जो अलग अलग नाम है, ये इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम ये ध्यान में रखेंगे। और उस ड्रैगन नाम के स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो कैप्सूल था जिसमें यात्री वापस आए हैं, उसका नाम क्या था, तो फ्रीडम था। तो ये नाम भी हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा, सुनीता विलियम्स के साथ 3 और एस्ट्रोनॉट जो है वापस लौटे हैं, बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोबुरनोव। कुछ और बिंदु हैं जिसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि अंतरिक्ष में 90 मिनट्स का एक दिन होता है, अर्थात 1.5 घंटे का। इस हिसाब से हम अगर पृथ्वी के हिसाब से सोचें तो वहाँ पर 16 बार सूर्योदय होता होगा, सूर्योदय और सूर्यास्त होता होगा।
अब अगला बिंदु जो है कि सोवियत अंतरिक्ष यात्री वालेरी पोलियाकोव ने एक बार में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि कितने दिनों का है, तो 438 दिनों का है। दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रा से जो प्राप्त अवसर है, जैसे चिकित्सा अनुसंधान या मानव शरीर पर दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों का अध्ययन करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी होती नहीं, वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी होती है। तो उस अवसर में उस चुनौतियों को से आप कैसे पार पाते हैं, वो आपके शारीरिक और मानसिक रूप से आपको किस तरह से प्रभावित करते हैं, इस तरह के अनुसंधान का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। और दूसरा जो है डीप स्पेस मिशन की तैयारी, यानी यह मंगल और चंद्रमा के लिए भविष्य के मिशनों की योजना बनाने के लिए एक मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। अब थोड़ा चुनौतियों को देख लेते हैं। तो चुनौतियां हैं अंतरिक्ष विकिरण यानी रेडिएशन जो है, तो खगोलीय और सौर विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर और विकिरण से संबंधित बीमारियों का जोखिम जो है बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्पेस है। और यहाँ पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर क्या है कि अंतरिक्ष के विपरीत पृथ्वी पर वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र यानी जो एटमॉस्फेयर है और चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें रेडिएशन से बचाते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह का कोई प्रोटेक्शन लेयर काम नहीं कर रहा होता है। और एक और चुनौती है वो है माइक्रो ग्रेविटी, जो क्या है अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण मांसपेशियों को कमजोर करने और हड्डियों के घनत्व में कमी का कारण बन सकता है। तो ये अंतरिक्ष में स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियाँ थी। अब थोड़ा सा उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में देख लेते हैं कि यह पृथ्वी की निचली कक्षा जो कि 370 से 760 किलोमीटर की ऊंचाई पर है में स्थित एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है डॉकिंग के माध्यम से स्पेस में इस्टेब्लिश किया जाता है। और जो इस समय का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उनको किन देशों ने मिलकर बनाया है, तो यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा और रूस। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 17,500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। इसका मतलब ये है कि ये हर दिन औसतन 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी हर 90 मिनट में ये पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। और जहाँ तक इस स्पेस स्टेशन का बात है तो ये नासा ने ये तय किया है कि इसे 2031 में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका कार्यकाल लगभग ख़त्म होने ही वाला है। लेकिन जो बाइडेन ने इसके कार्यकाल को 2031 तक के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन 2031 में नासा ने फैसला किया है कि इसे बंद कर दिया जाएगा। अगला न्यूज़ है कि वैज्ञानिकों ने करेंसी नोटों और संवेदनशील दस्तावेजों में जालसाजी रोधी उपायों को बेहतर बनाने के लिए एक नैनो कण आधारित सुरक्षा स्याही विकसित की है। ये एक नैनो कण आधारित सुरक्षा स्याही है, इंक, जो कि किससे बनाया गया है, तो ये नाम हम ध्यान में रखेंगे SR2BIF7 यानी स्ट्रोंटियम बिस्मथ फ्लोराइड नैनो कणों से बनाया गया ये स्याही है। इस तरह से ये सेगमेंट भी हमारा समाप्त होता है। अगला जो है वो है महत्वपूर्ण व्यक्ति, दिवस, त्यौहार, पुरस्कार और संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। इसमें पहला न्यूज़ है कि जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा, ये नाम याद रखेंगे, को 2025 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार क्या है, तो इसे अक्सर गणित का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा 2002 में स्थापित किया गया था। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन जो गाया था, यानी कि ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, ये क्या था, एक अंतरिक्ष वेधशाला मिशन था जो जिसका शॉर्ट फॉर्म है गाया, उनको बंद करने का फैसला किया है या बंद कर दिया है। अगला न्यूज़ है कि जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो 8 वर्ष का होगा। और इन्होंने किसका जगह लिया है, तो जो पूर्व अध्यक्ष थे IOC के वो कौन थे, थॉमस बाक। अच्छा, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये IOC की 10वीं अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित की गई हैं
और इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला है। ध्यान रखिएगा, अब तक जितने भी अध्यक्ष बने या बनाए गए हैं उनमें ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और उसी के साथ अफ्रीका से ये पहली महिला है जो बनी है, यानी कि पहली महिला ही नहीं, पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी ये बनी है। यानी कि अफ्रीका से कोई पहला ऐसा कोई पहली ऐसी महिला है जिन्हें ये जिम्मेदारी दिया गया है। और इनके निर्वाचन से संबंधित जो आयोजन किया गया था वो कहाँ ये निर्णय लिया गया था, तो ये चुनाव ग्रीस में आयोजित 144वें IOC के सत्र में हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, तो ये गैर लाभकारी स्वतंत्र निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ है, लॉजेन, स्विट्जरलैंड। और इसकी उत्पत्ति का अगर बात करें तो पेरिस में आयोजित 1894 में प्रथम ओलंपिक कांग्रेस में ये स्थापित किया गया था। अगला न्यूज है कि विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो नाम भी याद रखेंगे। और ये 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अब थोड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो यह पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान माना जाता है। इसकी अगर स्थापना करें, भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना, तो ये साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा 1944 में की गई थी। और भारतीय ज्ञानपीठ से संबंधित पुरस्कार की स्थापना 1961 में किया गया था। यानी दो ही अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को ध्यान में रखेंगे कि भारतीय ज्ञानपीठ का स्थापना 1944 में, लेकिन इसके पुरस्कार का स्थापना 1961 में। और पहला पुरस्कार जब ये प्रदान किया गया तो वो कब किया गया, 1965 में। किनके द्वारा, जी शंकर कुरूप के द्वारा। और यह पुरस्कार जो है भारत के संविधान में उल्लेखित वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक कृति के लेखक को हर साल दिया जाता है। अब 22 भाषाओं के अतिरिक्त अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्यिक कृतियों को भी इसमें शामिल किया गया है। वो कब से, तो 2013 से। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। और इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, तो 11 लाख रुपए की राशि और ब्रॉन्ज मेडल अवार्ड के रूप में। अच्छा, हिंदी के क्षेत्र में यह 12वां पुरस्कार है। यानी कि अब तक जितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया गया है उनमें हिंदी के क्षेत्र से यह 12वां पुरस्कार है। अब विनोद शुक्ला का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है छत्तीसगढ़ से। अगला न्यूज़ है टीबी डे, जो कि प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को रॉबर्ट कोच की याद में मनाया जाता है। तो ये हम डेट याद रखेंगे। और 2025 का थीम क्या है, यस वी कैन इंड टीबी। और भारत का लक्ष्य जो है वो 2025 तक, यानी इसी वर्ष तक, तथा यूएन का लक्ष्य है 2030 तक कि टीबी को समाप्त कर देना है हमेशा के लिए। तो भारत का लक्ष्य और यूएन का लक्ष्य यानी यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य, ये हम दोनों ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज है कि वायलिन वादक आर श्रीराम कुमार को 2025 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। तो ये नाम हमें ध्यान में रखना है। उसी तरह से नृत्य कला निधि पुरस्कार भारतनाट्यम कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को 2025 का नृत्य कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये नाम भी हम ध्यान में रखेंगे। ये कुछ वन लाइनर है लेकिन महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, अतः इन्हें याद रखना जरूरी है। अगला न्यूज है कि एसबीआई के नए चेयरमैन जो कि कौन बने हैं, तुहिन कांत पांडे। सिग्मो महोत्सव का संबंध गोवा से है। 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है, तो मृदुलिका झा। अगला न्यूज है 26 मार्च एनिवर्सरी ऑफ चिपको मूवमेंट। तो ये चिपको मूवमेंट का वर्षगांठ है। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास हम देख लेते हैं कि ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1973 में ये शुरू हुआ था। और इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। इसका उद्देश्य था पेड़ों को औद्योगिक कटाई के उद्देश्य से बचाना। और इसमें लोग क्या करते थे, तो इसमें ग्रामीण जो थे वो पेड़ों से लिपट जाते थे, चिपक जाते थे, उनको गले लगा लेते थे। शायद यही कारण था कि इस पूरे आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। आप इमेज भी देख सकते हैं।
अगला न्यूज़ है स्टम्प्ड, जो कि एक बुक है, जो कि किसकी है, सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है। सैयद किरमानी भारत के जाने माने क्रिकेटर हैं, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं, तो उन्हीं की ये ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम क्या है, स्टम्प्ड। अगला बुक है नाइफ, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, जो कि सलमान रुश्दी की द्वारा लिखित नई पुस्तक है, तो ये नाम भी याद रखेंगे। अगला है रिपल्स ऑफ चेंज, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्राम इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी। अब कुछ खेल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम देख लेते हैं। जो अभी हाल फिलहाल में जो सेपक टाकरा का आयोजन किया गया था, उसके बारे में है। वो क्या है, तो एक दक्षिण पूर्व एशियाई खेल है, इसे किक बॉल भी कहा जाता है। किक बॉल इसे इसलिए क्योंकि ये वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिश्रण है। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि फुटबॉल तो पैर से खेला जाता है, और वॉलीबॉल जो होता है, जिसमें दो टीमों के मध्य जो होता है एक नेट लगाया जाता है, जिसमें हाथ से बॉल को पुश किया जाता है या पुश किया जाता है या स्ट्राइक किया जाता है। तो ये दोनों का मिक्सचर है, यानी कि इसमें वॉलीबॉल जैसा दो टीम के बीच नेट तो लगाया ही जाता है, लेकिन इसमें बॉल को जो होता है पैरों से किक किया जाता है, इसीलिए इसे सेपक टाकरा कहा जाता है। अब इससे संबंधित जो वर्ल्ड कप है, जो 2025 में आयोजित हुआ, कहाँ, तो बिहार के कहाँ, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। ये इस प्रतियोगिता का 5वां संस्करण था। इनका शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था, भीम। भारत ने सेपक टाकरा विश्व कप में 7 पदक जीते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कुल 7 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक है। और स्वर्ण पदक जो है, जिसमें पुरुष रेगू टीम ने थाईलैंड को हराकर देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, तो ये ध्यान में रखेंगे। टूर्नामेंट में कुल 21 देशों ने भाग लिया था। पटना निवासी बॉबी कुमार ने प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने और खेल की गरिमा को बनाए रखने की शपथ दिलाई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो ध्यान में रखे जाने जरूरी है। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान जो थे वाई आकाश, और भारतीय महिला टीम की कप्तान मैपक देवी। तो अब हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बिहार स्पेशल है, समसामयिक घटनाक्रम। इसमें पहला न्यूज़ है चंपारण सत्याग्रह, जो कि एक फिल्म है, जो किनके द्वारा बनाई गई है, तो इनके डायरेक्टर हैं राजेश अस्थाना जी। तो ये हम याद रखेंगे, जो चंपारण सत्याग्रह के बैकग्राउंड पर बनी हुई फिल्म है, जो राजेश अस्थाना द्वारा बनाई गई है। अगला न्यूज़ है कि झंझारपुर, जो कि मधुबनी जिले का एक जगह है, कि 9 वर्षीय आदर्श भारद्वाज की किताब एल्गोरिदम ऑफ फियर को इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 9 वर्षीय आदर्श भारद्वाज की पुस्तक है, जिसका नाम है एल्गोरिदम ऑफ फियर, और इसे इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चयन किया गया है। अगला न्यूज़ है ई श्रम पोर्टल, थोड़ा देख लेते हैं इसको। और इससे संबंधित मैंने एक फ़ोटो जो है यहाँ अटैच किया है, उस फोटो को पढ़ना जरूरी है। उस फोटो में जो मेंशन किया गया है उसको पढ़ना जरूरी है, तब हम समझ पाएंगे। तो आप देखते हैं कि श्रम संसाधन विभाग ने पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है, और ये वर्गीकरण 4 तरह से किया गया है, कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और अतिकुशल कामगारों का वर्गीकरण किया गया है। साथ ही विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दर में 3.17% की वृद्धि की है। इसके मुताबिक अकुशल वर्ग के कामगारों की मजदूरी 412 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 424 रुपये किया गया है। अर्धकुशल श्रेणी के कामगारों की मजदूरी अर्धकुशल श्रेणी के कामगारों की मजदूरी 428 से बढ़ाकर 440 रुपये प्रतिदिन किया गया है। कुशल श्रमिकों की मजदूरी 521 से बढ़ाकर 536 रुपये प्रतिदिन किया गया है, और अति कुशल श्रमिकों की मजदूरी 636 रुपये से बढ़ाकर 654 रुपये प्रतिदिन किया गया है। और ये लागू कब से होगा, तो ये लागू 2025 में 1 अप्रैल से ये दर जो है, वृद्धि दर लागू हो जाएगा। और सबसे अंत में जो एक बिंदु है, पॉइंट है, उसको ध्यान में रखेंगे कि ई श्रम पोर्टल के मुताबिक बिहार में श्रमिकों की संख्या 2,96,00,000 है, यानी कि 2,96,00,000 श्रमिक जो है ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो इसको एक बार आप लोग अपने स्तर से भी पढ़ लीजिएगा, बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित सवाल उठाकर पूछे जा सकते हैं, जो कि इसमें थोड़े फैक्चुअल डेटा है, जिन्हें ध्यान में रखा जाना जरूरी है।
अगला न्यूज़ है कि पटना जू, जो पटना में जो चिड़ियाघर है, उसके अतिरिक्त 3 और प्रस्तावित जू जो हैं वो सासाराम, गया और जमुई में बनाए जाएंगे। तो ये नाम ध्यान में रखना है। अगला न्यूज़ है कि बिहार के झंडू कुमार ने दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये ध्यान रखना है कि पैरा गेम्स है जो दिल्ली में आयोजित किया गया था, कि दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और इनका स्पोर्ट क्या था, तो पावर लिफ्टिंग, यानी ये पावर लिफ्टर है। नाम भी याद रखना है, नाम है झंडू कुमार। अगला न्यूज़ है जो कि इस वीडियो का लास्ट न्यूज़ है, वो है पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस जिला में स्थापित किया जाएगा। तो ये बिहार का एक ज़िला है नवादा, नाम हमें याद रखना है। और ये किनका संयुक्त उपक्रम है, तो ये NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का ये संयुक्त उपक्रम है। और ये पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इसी के साथ प्यारे साथियों आज का ये जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपसे निवेदन होगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपके सर्किल में और भी लोग हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम।